नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले थे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया है ये बताना है। तो ऑप्शन में देख लेंगे नलवंश, सोमवंश, छिंदक, नागवंश, कलचुरी वंश। तो ये सभी को लगभग पता होगा सर्वाधिक समय तक वाला, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। तो लगभग अगर पूछा जाए तो 900 वर्ष तक, है ना, 900 वर्षों तक शासन किया है कलचुरियों ने। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दक्षिण कौशल को किसे दिया था ये बताना है। लव, कुश, लक्ष्मण, अंगद। तो जिसको पता रहेगा कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुश को। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का क्षेत्र अपने छोटे पुत्र कुश को दिया था। ठीक है, अगला दिया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग सभी को पता होगा, इसके बारे में सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये किस समय छत्तीसगढ़ आया था ये बताना है। ठीक है, तो कलचुरी राजवंश, पांडु राजवंश, नलवंश, छिंदक, नागवंश। तो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडु राजवंश। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ का यात्रा की थी। इस दौरान सिरपुर के क्षेत्र में पांडु वंश का क्या था? शासन था। तो सर्वप्रथम कहाँ का यात्रा किया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिरपुर याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, राजा अपलक किस राजवंश के शासक थे? तो राजा अपलक किस राजवंश के शासक थे? मौर्य दिया है, सोमवंश दिया है, कलचुरी वंश, सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। तो अपलक सातवाहन वंश से संबंधित शासक है जिसकी एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सातवाहन राजा अपलक की एकमात्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा बालपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है ये बताना है। तो लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, माधवराव सप्रे। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे। तो लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधित निबंध है। ठीक है, अगला देखेंगे, मारो, विजयपुर, खरोद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमारिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, नवकरकट्टीगढ़। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते थे ये पूछा है। तो रायपुर राज्य के, संबलपुर राज्य के, रतनपुर राज्य के और नागपुर राज्य के। तो ये सभी जो नाम हैं ये किसके अंतर्गत आते थे उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रतनपुर। ये सारे नाम जो है रतनपुर के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला देख लेंगे, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है? अंग्रेजों ने दिया है, मराठों ने, सोमवंशियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठों ने। तो 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का नींव रखा। ठीक है, तो कलचुरी का अंतिम शासक पूछा जा सकता है तो रघुनाथ हो जाएगा। ठीक है, जिसको किसने पराजित किया था? तो सेनापति भास्कर पंत ने। ठीक है, तो मराठा का सेनापति कौन था? भास्कर पंत, उसी ने
रघुनाथ को पराजित किया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न देखेंगे, रेवाराम का संबंध किससे है? रेवाराम तो पंडवानी, नाचा, रहस, भतरानाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, रहस्य। बाबू रेवाराम का संबंध रहस्य है। अगला देखेंगे, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? तो राजकवि है बाबू रेवाराम, वह किस राज्य के कवि थे? कवर्धा दिया है, बस्तर, सरगुजा, रतनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रतनपुर, ठीक है। तो बाबू रेवाराम का संबंध रतनपुर से था। बाबू रेवाराम ने त्वारिक ए हायवंशी में कलचुरी राज्य का इतिहास लिखा है। चलिए अगला देखेंगे, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? तो लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, कल्याण साय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कल्याण साय। तो बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है तथा उसे मुगल दरबार में जाना बताया गया, ठीक है। अगला दिया है, निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में राजधानी स्थापित की? कलिंग, कमलराज, रत्नराज, जाजल्यदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कलिंग, ठीक है। तो कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, ठीक है। तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? तो कलिंग राज ने किया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया? तुमाड़ को। तो कलचुरी वंश का प्रथम राजधानी ये भी पूछा जाता है तो तुमाड़ हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काकतीय नरेश के समय बस्तर 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया? तो अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियाव देव, महिपाल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दरियाव देव, ठीक है। तो काकतीय नरेश दरियाव देव के काल में 1780 में बस्तर के क्षेत्र पहली बार भोसला तथा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे वो बताना है, ठीक है। महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत, महामंत्री। तो क्या होगा सही आंसर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाप्रमात्री। तो कलचुरी काल में राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से भी जाना जाता था। इस विभाग के मुख्य जो होता था महाप्रमात्री कहलाता था। तो राजस्व विभाग को और किस नाम से जाना जाता था ये भी पूछा जा सकता है, तो जमाबंदी, याद रखना इसको, जमाबंदी नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? मोस्ट टाइम प्रश्न। मराठा, कलचुरी, गंगवंश, छिंदक, नाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कलचुरी, ठीक है। तो कलचुरी काल में नगर एवं गांव की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पंचकुल नामक चुनी हुई संस्था थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। पंचकुल का प्रमुख महंत कहलाता था। जो पंचकुल होता था उसका प्रमुख जो होता था उसको क्या बोला जाता था? महंत, ठीक है, महंत कहते थे उसको, ठीक है। महत्तम है, सॉरी, महत्तम है ना, महत्तम कहा जाता था, ठीक है। बाकी 4 सदस्य महत्तर कहलाते थे। ये जो प्रमुख होता था वो महत्तम था और बाकी जो 4 सदस्य होते उसे महत्तर और महत्तम और महत्तर, ठीक है। तो 5 सदस्य होते थे पंचकुल में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी?
ये रिपीट हो गया है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो कलचुरी कालीन हो गया ये। कौन सी संस्था थी? तो सभी को याद होना चाहिए, पंचधर्म, पंचकू, ग्रामकुल, पंचसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंचकुल। ये पंचकुल है ना, थोड़ा सा सुधार लेना, पंचकुल है ये। तो अभी जस्ट ऊपर बताया हूँ, कलचुरी काल में नगर एवं जो गांव होते थे वही चीज़ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। 81, 82, 83, 84 क्या होगा? जो गढ़ होता था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ थे, तो एक गढ़ में कितने गांव होता था वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 84। तो एक गढ़ में 84 गांव होता था, ठीक है। तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित था, ठीक है। प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होता था, ठीक है। गढ़ प्रमुख को क्या कहते थे? दीवान। तो गढ़ का जो एक गढ़ में जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? दीवान बोला जाता था, ठीक है। इसको भी याद रखें, गढ़ के प्रमुख को क्या बोला जाता है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दीवान बोला जाता है, ठीक है। 12 गांव का जो समूह होता है उसको बरहो कहा जाता था, ठीक है। 12 गांव के समूह को क्या बोला जाता था? बरहो, ठीक है। तो बरहो किसको बोला जाता था करके भी पूछा जा सकता है। तो 12 गांव का समूह होता था वो बरहो कहलाता था, ठीक। जिसका प्रमुख क्या कौन होता था? दाऊ होता था। 12 गांव के जो बरहो का प्रमुख होता था 12 गांव के, उसको क्या बोला जाता है? दाऊ बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक क्या होगा, सबसे छोटी का एक गाँव थी जिसके मुखिया कौन कहलाता था? गौटिया, ठीक है। तो गाँव का मुखिया कौन होता था? गौटिया होता था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक गढ़ में 84, ठीक है। एक बरहो में 12 गांव और एक गांव में जो मुखिया होता है उसको गौटिया बोला जाता था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो दीवान, ठीक है, एक मिनट ना, दीवान हो जाएगा, दीवान। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? दाऊ, ठीक है। उसके बाद गौटिया। तो एग्जाम में पूछ सकता है ना, इनमें से सबसे बड़ा कौन है करके। गौटिया, दाऊ, दीवान, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दाऊ मतलब 84 गांव के लिए हो जाएगा ये दाऊ। ये जो है सॉरी दीवान हो जाएगा 84 गांव के लिए, दाऊ हो जाएगा 12 गांव के लिए और गौटिया हो जाएगा पूरे एक गांव के लिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कलचुरी राजा थे वो मूल रूप से कहाँ के थे ये बताना है। नेपाल, आसाम, त्रिपुरी, बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। नेपाल, आसाम, त्रिपुरी, बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरी, ठीक है। तो कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे। 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुम्माड़ में स्थापित किया था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है। तो कलचुरी शासक और मराठा शासक दोनों की राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है ये बताना है। सिरपुर दिया है, रतनपुर, आरंग, राजिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर को कलचुरी और मराठा की राजधानी का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो कलचुरी वंश के शासक कौन थे? रत्नदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने ही रतनपुर नामक नगर की स्थापना की। तो ये रतनपुर की स्थापना किसने की थी? कलचुरी नरेश रत्नदेव प्रथम ने किया था, ठीक है, तथा उसे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। कालांतर में मराठा शासकों ने भी रतनपुर से ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज किया। तो कालांतर में जो मराठा शासक था वह भी रतनपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में राज किया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का नाम क्या था? तो ये कर से संबंधित एक न एक प्रश्न आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि
आपके पास कुछ भी बुक होगा तो उसमें सभी जो कर हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें लगभग सभी कर का प्रश्न समाहित हो गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट इतिहास आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपने से एक बार कर वाले सिस्टम को देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। पंडरी, सायर, कलाली, ओवरी। तो मादक द्रव्य पर लगने वाला कर का नाम, तो सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कलाली, ठीक है। तो मराठा शासन काल में जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक टकुली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मादक पदार्थों पर कलाली नामक कर वसूल किया जाता था। आयात निर्यात के लिए जाने वाला कर सायर कर कहलाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सभी कर को। गैर कृषि कार्यों से पंडरी नामक कर वसूला जाता, तो पंडरी नामक कर से संबंधित है, ऐसा दे देगा एग्जाम में, तो आपको याद रखिएगा गैर कृषि कार्यों से, ठीक है। और अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को सेवई कहा जाता है। तो सेवई एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाले एक क्या है, ये जुर्माना है, एक सेवई जो है जुर्माना है, ठीक है। इधर वार्षिक टकोली, जमींदारों से लिए जाने वाले को वार्षिक टकोली, ठीक है। मादक पदार्थों का कलाली हो जाएगा, ठीक है। और आयात निर्यात वाले में सायर हो जाएगा, ठीक है। गैर कृषि के लिए पंडरी कर वसूला जाता था और अलग अलग अपराधों के लिए सेवई, जुर्माने के रूप में सेवई, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई। मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, मी थॉमसन, कर्नल अर्काट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कैप्टन एग्न्यू, ठीक है। तो ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान नियुक्त दूसरे अधीक्षक, तो ये कौन है, दूसरे अधीक्षक है, ठीक है ना। कैप्टन एग्न्यू दूसरे हैं, ठीक है। इन्होंने रतनपुर से स्थानांतरित करके रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। इसके अलावा उन्होंने शासन प्रशासन में अन्य महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।